हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा जी, मैं भी अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ और ऐसी वीडियोस बनाऊँ सो दैट कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्प भी हो जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। बेटा जी, उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट केस स्टडी लेकर आया हूँ, जिसमें से डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डन बेटा जी। तो चलिए बेटा जी, आज का केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज का जो केस स्टडी है बेटा जी, वो रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर का है और उस केस स्टडी का नंबर है केस स्टडी नंबर 4। जी बेटा जी, इस पर ऑलरेडी 3 वीडियोस मैंने बनाकर शेयर की हैं। आप उन सारी वीडियोस को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डन। चलिए बेटा जी, केस स्टडी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की केस स्टडी में क्या खास बात है। डन। जी बेटा जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कटरीना लिमिटेड है, जिसका करंट रेशियो बेटा जी 2:1 दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है वांट्स यू टू टेल, कंपनी आपसे चाहती है कि आप गिवन सिचुएशन में ये बताएं कि करंट रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ये जो सारी सिचुएशंस हैं, इन सारी सिचुएशन का कंपनी के करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी जैसे फर्स्ट पॉइंट है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ऐसे में इसकी पेमेंट करने से करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा, या नो इफेक्ट, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो ये बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए बेटा सॉल्व करना शुरू करते हैं। एज यू नो बेटा जी, सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है। बेटा जी, करंट रेशियो इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। 2:1 दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 2:1 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या मैं 2 को 2 लाख रुपीस लिख सकता हूँ। तो आप सोचने लगोगे। 1 को मैं 1 लाख लिख सकता हूँ, तो भी आप सोचने लगोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बेटा जी, मैं करंट रेशो हमें 2 दिया है तो मैंने 2 को 2 लाख मान लिया और 1 को 1 लाख कर लिया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2:1 आएगा। डन। तो बेटा जी, मैंने 2 को 2 लाख क्यों माना और 1 को 1 लाख क्यों माना। इसलिए माना है कि मैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा सकूं और आपको लॉजिकली रीजन वाइज समझ में आ जाए। डन। इसलिए मैंने 2 को 2 लाख माना है और 1 को 1 लाख माना है। सर 2 को 20,000 और 1 को 10,000 मान सकते हैं। हाँ बेटा। सर 2 को 2,000, 1 को 1,000 मान सकते हैं। हाँ जी बेटा मान सकते हैं। तो बेटा जी आप ये मानकर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 2 लाख 1 लाख इसलिए सॉल्व लिया है सो दैट कि मैं जो कैलकुलेशन है वो आसानी से कर पाऊँ और आपको आसानी से अपना पूरा क्वेश्चन समझा पाऊँ। तो चलिए बेटा, अब मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट आपको सिचुएशन वाइज सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी बेटा, नंबर 1 में लिखा है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। यानी हमने ट्रेड पेबल, बेटा ट्रेड पेबल बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर और बीपी को। तो यहाँ पर टीचर कह रहा है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है, तो बताओ अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो हमारा करंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या नो चेंज। तो बेटा जी मैं एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। मान लीजिए बेटा जी मैंने क्रेडिटर को 50,000 की पेमेंट दी है। आप कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने क्रेडिटर को 50,000 की पेमेंट की है, तो बेटा जी मैंने एंट्री बनाई क्रेडिटर टू कैश। अब इसका मेरे करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे में बेटा जी फार्मूला क्या है, हमारी जो करंट एसेट्स है बेटा जी वो है 2 लाख और जो हमारी करंट लायबिलिटी है बेटा जी वो कितनी है, वो है 1 लाख। तो ऐसे में बेटा जी मैंने पेमेंट किए तो मेरी करंट एसेट्स कितने रुपए कम हो गई, सर 50,000। और मेरी करंट लायबिलिटी कितने रुपए से कम हो गई, अगर मैंने उसकी पेमेंट कर दी तो 50,000। तो अब मेरी नई करंट एसेट्स कितनी हो गई, 1,50,000। और मेरी नई करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई, 50,000। तो ऐसे में बेटा जी मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 3:1। तो पहले आंसर आ रहा था 2:1 और अब आंसर आ रहा है 3:1। तो यानी मेरा आंसर क्या हो रहा है, सर इम्प्रूव हो रहा है। तो बेटा जी हम पहले MCQ का आंसर टिक करेंगे, इम्प्रूव। डन। अब आते हैं बेटा जी MCQ नंबर 2 पर।
यानी जो हमारे को सिचुएशन नंबर 2 दी है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेटा जी पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बेटा जी डिस्चार्ज का मतलब होता है पेमेंट करना, इसका मतलब हमने बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी है। तो बेटा जी जैसे हमने क्रेडिटर की पेमेंट की ऐसे हम बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे। अगर हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी मैं पेमेंट करता हूँ बेटा जी या कुछ देता हूँ तो 50,000 की डिजिट एज्यूम करूँगा। अब इसका करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा जी, क्वेश्चन में हमारी करंट एसेट्स 2 लाख की थी, मैंने 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो अब मेरी करंट एसेट्स कितनी बची हैं, 1,50,000। 1 लाख की लाइबिलिटी थी, मैंने 50,000 की पेमेंट कर दी है, तो बेटा जी अब मेरी लाइबिलिटी नई कितनी हो गई, 50,000। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो बेटा जी मेरा आंसर क्या आएगा, 3:1। पहले आ रहा था आंसर 2:1, अब आ रहा है 3:1, यानी मेरा आंसर क्या हो रहा है बेटा जी, इम्प्रूव हो रहा है। अब आते हैं बेटा जी केस नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर। मुझे क्रेडिटर को पेमेंट देना था और मैंने एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, मैंने उनको पैसे की बजाय BR एंडोर्स कर दिया यानी ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसे में बेटा जी फिर देखते हैं कि अब मेरा आंसर क्या आएगा। बेटा जी थर्ड केस लेते हैं, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट देनी थी बेटा जी, मैंने क्रेडिटर की पेमेंट करने के लिए उन्हें कैश और चेक की बजाय इस बार क्या दे दिया है, BR एंडोर्स कर दिए यानी ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने अमाउंट कितनी एज्यूम की है, 50,000 रुपये की। अब मैं देखता हूँ कि मेरा करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा बेटा जी। मेरी करंट एसेट्स 2 लाख की थी, मैंने उस पर 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी बेटा जी, तो मेरी नई करंट एसेट्स हो गई 1,50,000। मेरी करंट लाइबिलिटी बेटा जी 1 लाख थी, मैंने 50,000 की पेमेंट कर दी, तो मेरी नई करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई, 50,000। तो ऐसे में मेरा आंसर क्या आएगा बेटा जी, 3:1। तो यानी पहले के कंपैरेटिवली मेरा आंसर इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यह बोलूँगा इम्प्रूव। अब आते हैं बेटा जी केस नंबर 4 पर। यहाँ पर बेटा जी केस नंबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमने फाइनल डिविडेंड जो अनाउंस किया था, डिक्लेयर्ड का मतलब होता है बेटा जी जो अनाउंस किया था, डिक्लेयर्ड किया था, डिक्लेयर्ड का मतलब होता है परपोज्ड। जो परपोज डिविडेंड है बेटा जी मैंने फाइनली उसकी पेमेंट कर दी है। तो ऐसे में जब मैं पेमेंट करूंगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा जी क्या एंट्री बनेगी, हमने परपोज डिविडेंड की पेमेंट की है तो एंट्री बनेगी परपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम डिविडेंड की पेमेंट चेक से करते हैं इसलिए मैंने बैंक शब्द लिया है। कितने रुपए पेमेंट की है, 50,000 रुपये। इसका असर मेरे करंट रेशियो पे क्या पड़ेगा बेटा जी, इसका असर मेरे करंट रेशियो पे क्या पड़ेगा। मेरी करंट एसेट्स 2 लाख थी, 50,000 का मैंने चेक दे दिया है, तो मेरी करंट एसेट्स हो गई 1,50,000। मेरी जो करंट लाइबिलिटी थी वो 1 लाख की थी, मैंने परपोज डिविडेंड लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो मेरी लाइबिलिटी 50,000 से कम हो गई। तो अब मेरा आंसर क्या आ रहा है बेटा जी, मेरा आंसर आ रहा है 3:1, यानी पहले 2:1 था अब 3:1 है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बेटा जी, इम्प्रूव हो रहा है। उसके नेक्स्ट वाले केस पर आएंगे। अब बेटा जी केस नंबर हम लोग 5 सॉल्व करेंगे। ओके डन बेटा जी, केस नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा जी क्या दिया है। इसमें लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बेटा जी हमने उधार स्टॉक खरीदा है। अगर मैं स्टॉक खरीदूंगा तो बेटा जी मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा स्टॉक। तो बेटा जी जब भी कुछ रिसीव होगा तो हम 1 लाख लेंगे और जब पे करेंगे तो 50,000 लेंगे। बेटा नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्रेडिटर। मैंने उधार खरीदा इसलिए क्रेडिटर आएगा। तो बेटा जी मैंने 1 लाख का स्टॉक खरीदा है, अब इसका करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा जी मैंने उधार स्टॉक खरीदा है, मेरा 2 लाख का करंट एसेट्स था, मैंने 1 लाख का और स्टॉक ले लिया, तो अब मेरी करंट एसेट्स कितनी हो गई सर जी, 3 लाख की हो गई। और मेरी लाइबिलिटी बेटा जी 1 लाख की थी और मैंने उनको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है। तो बेटा जी अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 2 लाख रुपीज़। मेरा आंसर आ रहा है बेटा जी 1.5:1। तो अब मेरा जो आंसर है बेटा जी वो आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर पहले के कंपैरेटिवली रिड्यूस हो रहा है। पहले 2:1 था, अब 1.5:1 है। तो मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा बेटा जी डिक्लाइन। अब हम करेंगे 6 नंबर का केस बेटा जी। इसमें लिखा है BR एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड। जो हमने बिल एंडोर्स किए थे बेटा जी वो डिसऑनर्ड हो गए। तो जब मैंने बिल एंडोर्स किए थे तो मैंने एंट्री बनाई थी क्रेडिटर टू BR। अब डिसऑनर्ड हो गए तो रिवर्स एंट्री बना देंगे बेटा जी BR डेबिट टू क्रेडिटर। कितने रुपए बेटा जी, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए डिजिट 1 लाख ले रहा हूँ।
आप कोई भी डिजिट लीजिए, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए टफ हो जाएगा। 2 लाख थे बेटा जी मेरे पास, BR एक तरीके से वापस लौट आएंगे जब डिसऑनर्ड होंगे, तो अब मेरी करंट एसेट्स बढ़कर कितनी हो जाएंगी बेटा जी? 3 लाख। मेरी लाइबिलिटी यहाँ पर तो पेड हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब बिल डिसऑनर्ड हो गए तो लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज़ हो गई कि अब उनको पैसे लौटाने होंगे। तो 1 लाख की लाइबिलिटी थी, 1 लाख से लाइबिलिटी और बढ़ गई। तो अब मेरा आंसर बेटा जी क्या होगा? 3 लाख डिवाइड बाई 2 लाख यानी 1.5:1। तो मेरा आंसर बेटा जी पहले के कंपैरेटिवली क्या हो रहा है सर? रिड्यूस हो रहा है। तो बेटा जी इसका आंसर हम लिखेंगे डिक्लाइन। उसके नेक्स्ट केस पर आते हैं बेटा जी। यहाँ पर दिया है 7th केस, इसमें लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। बेटा जी मैंने स्टॉक नकद पैसे देकर खरीदा है, तो बेटा जी आ क्या रहा है स्टॉक, जा क्या रहा है कैश। बेटा जी मैंने मान लिया कि मैंने 1 लाख का स्टॉक खरीदा। अब इसका आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा जी? करंट रेशो मेरा आंसर देखते हैं बेटा जी। मेरे पास 2 लाख रुपए की करंट एसेट्स थी, मेरे पास स्टॉक आ रहा है 1 लाख का। बेटा जी मेरे पास से कैश जा रहा है 1 लाख का, लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा नहीं। ऊपर 1 लाख प्लस हुए, 1 लाख माइनस हुए तो एसेट्स तो 2 लाख ही रह जाएंगी, और लाइबिलिटी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो 1 लाख रहेंगे। अब आंसर क्या आ रहा है? 2:1। तो बेटा जी पहले के कंपैरेटिवली आंसर 2:1 है, यानी कि नो इफेक्ट, इस चीज़ का आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डन। चलिए बेटा जी अब आएंगे केस नंबर 8 पर। बेटा जी केस नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? इसमें लिखा है कि हमने 50,000 की फिक्स्ड एसेट्स, बेटा जी फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीन भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है। हमने 50,000 की फिक्स्ड एसेट्स को 45,000 में बेचा। बेटा जी बेचेंगे तो आएगा क्या? कैश आएगा। बेटा जी कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हो। इसके अलावा लॉस कितना हुआ बेटा जी? लॉस हुआ है सर हम लोगों को 5,000 रुपये का। इसके अलावा मेरे पास से जा क्या रहा है? फिक्स्ड एसेट्स। कितने रुपए की? 50,000 की। अब आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा जी मेरी जो करंट एसेट्स थी वो 2 लाख की थी, अब मैंने बेचा तो मेरे पास कैश कितना आ गया बेटा जी? 45,000 का कैश आ गया। अगर मैं बात करूं बेटा जी P&L का, तो बेटा जी P&L का करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स फिक्स लाइबिलिटी का भी करंट एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही करंट लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो अब मेरी करंट एसेट्स हो गई 2,45,000 की, और लाइबिलिटी हो गई बेटा जी मेरी 1 लाख रुपीज़ की। तो अब मेरा आंसर आ रहा है 2.45:1। डन बेटा जी। तो मेरा आंसर पहले के कंपैरेटिवली क्या हो रहा है सर? इम्प्रूव हो रहा है। तो इसका आंसर देंगे बेटा जी इम्प्रूव। अब आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर केस नंबर 9 पर। इसमें लिखा है कि हमने 50,000 की एसेट्स को अगर 60,000 में बेचा होगा, तो बेटा जी कैश करके पैसा कितना आएगा? 60,000 रुपये। फिक्स्ड एसेट्स कितनी जाएंगी बेटा जी? 50,000 रुपये। और P&L करके बेटा जी प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000 रुपये का। करंट रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा जी? करंट रेशो पे फ़र्क पड़ेगा क्या? मेरे पास 2 लाख की करंट एसेट्स थी, 60,000 रुपये बेचने से कैश और आ गया। आप जानते हो कि फिक्स्ड एसेट्स का और P&L का करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट लाइबिलिटी 1 लाख रहेंगी। 2,60,000 को डिवाइड करेंगे बेटा जी 1 लाख रुपए से, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बेटा जी 2.60:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी, इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, 10th नंबर का पार्ट है। यहाँ पर बेटा जी 10th नंबर के पार्ट में लिखा है कि हमने 20,000 का स्टॉक उधार बेचा है 30,000 में। बेटा जी अगर मैं उधार स्टॉक बेचूंगा तो बेटा जी मेरे पास क्या होगा सर? डेटर आएंगे। अब की बार उधार बेचा है तो बेटा जी डेटर को कितने में बेचा? 30,000 में। स्टॉक कितने का जा रहा है बेटा जी? स्टॉक जा रहा है 20,000 रुपये का। इसके अलावा बेटा जी P&L करके प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 का। तो बेटा जी फ़र्क क्या पड़ेगा करंट रेशो पे? चलो देखते हैं। बेटा जी मेरी जो करंट एसेट्स थी वो 2 लाख की थी। जब मैंने उधार माल बेचा तो डेटर इंक्रीज हो गए 30,000, यानी करंट एसेट बढ़ गई। स्टॉक कितना गया? 20,000। तो बेटा जी मेरे पास से स्टॉक 20,000 का चला गया। P&L का असर किसी चीज़ पे पड़ेगा नहीं, तो करंट लाइबिलिटी पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो 1 लाख थी तो 1 लाख ही रही। यहाँ पर आएगा ऊपर 2,10,000 रुपये और नीचे आएगा बेटा जी कितने रुपए? 1 लाख रुपये। तो ओवरऑल मेरा आंसर बेटा जी क्या हो गया? 2.10:1, यानी मेरा आंसर पहले के कंपैरेटिवली बेटा जी क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। इसका आंसर क्या था बेटा जी? इम्प्रूव।
तो बेटा जी ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस का केस स्टडी नंबर 4, जिसमें मैंने आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए आपके साथ जो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और मैं चाहता था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में नहीं आते, तो मैंने यहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल कैलकुलेट करके दिखाया। तो बेटा जी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो सच में यूज़फुल है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि सबको इसको बेनिफिट मिले। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।